तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉमन इडियम और फ्रेजेस। अगर हिंदी में मैं कहूँ तो मुहावरे। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है और जल्दी से कैच हो जाता है। तो इसमें अपन है ना 2 नंबर आसानी से पक्के कर सकते हैं। और जहां तक मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्लास से आपके वो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैंने प्रीवियस ईयर आए एग्जाम में सारे कॉमन इडियम और फ्रेजेस ले लिए हैं। कुछ मैंने अपनी तरफ से भी ऐड कर दिए हैं। टोटल मिला के 200 इडियम और फ्रेजेस है। अपन जल्दी जल्दी चलेंगे, आपको जल्दी जल्दी मैं याद भी करवाता चलूंगा। देखिए, ये एमसीक्यूज की फॉर्म में नहीं है, सीधा एक इडियम है, उसका मतलब है और उसका एक वाक्य में प्रयोग है, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो सके। चलिए शुरू करते हैं ना। तो बात करते हैं किक द बकेट। पहला है, देखो पहले मैंने 50 ईडीएम ऐसे लिए हैं जो दिखने में अलग है, उनका मतलब अलग होता है, मतलब सुनाई देने में अलग होते हैं और मतलब अलग होता है। वैसे ईडीएम नहीं है जो लिखा हुआ है वही उनका मतलब है। स्पेशल होते हैं ना, जो मतलब जैसे एग्जाम में आते हैं कि भाई ऊपर कुछ ही लिखा है और उनका मतलब कुछ होता है। पहले मैंने वो लिए हैं। तो पहला है किक द बकेट, है ना। अब नॉर्मल से आप अगर मतलब निकालो तो आप सोचोगे बाल्टी को लात मारना, खाना ना खाना, ऐसा कुछ आप मतलब बना सकते हो। लेकिन असली में इसका मतलब होता है मरना। जब बंदा एंड में है ना तड़पता है ना, तो वो अपने पैर दे दे के मारता है और उसी से समझ लो उस समय उसके बाल्टी की लात लग जाती है। ऐसी ट्रिक बना लो तो वो क्या हुआ, मतलब मर गया है वो बंदा। तो देखो वाक्य में प्रयोग देख लो। सैडली द ओल्ड मैन किक द बकेट लास्ट नाइट। दुखी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बूढ़ा आदमी था वो पिछली रात को मर चुका है ना। आगे चलते, ब्रेक ए लेग, है ना, ब्रेक ए लेग। अब देखो ब्रेक ए लेग का मतलब अगर आप अपने हिसाब से निकालो तो आप ये सोच लो कि किसी की टांग तोड़ दूं, किसी की बाधा में अगर मुश्किल बन जाऊं, है ना, या किसी की बाधा में मुश्किल, मतलब किसी के रास्ते में मुश्किल डालना, ऐसा कुछ आप सोच सकते हो। लेकिन ब्रेक ए लेग का मतलब एकदम इससे उल्टा होता है। किसी को आप गुड लक कहते हो ना, तो आप कहते हो ब्रेक ए लेग, टांग तोड़ देगा सामने मतलब अंग्रेज अभी कुछ भी कर सकते हैं ना। तो देखो मीनिंग क्या होता है, गुड लक स्पेशली इन परफॉर्मेंस। मतलब आप एग्जाम देने जाओ ना, तो मतलब आप अपने साथी को कह सकते हो ब्रेक अलग, कि एग्जामिनर की टांग तोड़ दे या जो इन्विजिलेटर आता है उसकी टांग तोड़ देना। ऐसा करना मत, लेकिन ठीक है। तो देखो सेंटेंस में यूज देख लो इसका, ब्रेक ए लेग इन योर ड्रामा परफॉर्मेंस टुडे। और मैं कहूंगा ब्रेक ए लेग इन योर स्टडी टुडे, है ना। इस तरह से आप वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हो। अपनी तरह से अपने से खुद से वाक्य में प्रयोग करोगे ना, अपना खुद का सेंटेंस बना के, तो चुटकियों में याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्पिल द बीन्स, है ना, स्पिल द बीन्स। मान लो एक ग्लास ले रखा है आपने, उसमें आपने बहुत सारे बीज भर रखे हैं। आप चलते चलते लड़ खड़ा है और वो बीज वो मतलब फ्लोर पे गिर गए और बिखर गए, है ना। तो अब इसका एग्जांपल ऐसे ले लो कि आपने कोई बात छुपा रखी थी और वो गलती से क्या हुआ, आपके लोगों के सामने आ गई। तो इसका मतलब होता है राज खोल देना, वो भी गलती से, है ना। रिवील ए सीक्रेट, है ना। तो स्पिल द बीन्स यानी रिवील ए सीक्रेट। डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, कि भाई जो सरप्राइज पार्टी दे रहे हैं ना उसका राज मत खोल देना, है ना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज खोल देना। बाइट द बुलेट। साउथ की फिल्मों में देखा होगा, हीरो की तरफ गोली मारते हुए ऐसे दांतों से मतलब है ना गोली पकड़ लेता है, मतलब वो बाल बाल बच जाता है। अगर आप मतलब निकालो तो मतलब बाल बाल बच जाता है ना। तो टू फेस समथिंग अनप्लेजेंट विद करेज, कि भाई कोई नापसंद चीज को है ना एकदम हिम्मत के साथ, जो मतलब खतरनाक चीज हो उसको एकदम हिम्मत के साथ उसका सामना करना क्या होता है, बाइट द बुलेट होता है। साउथ की फिल्म याद कर लेना, इससे याद आ जाएगा, है ना। तो देखो वाक्य में प्रयोग क्या है इसका, ही हैड टू बाइट द बुलेट एंड गो टू द डेंटिस्ट। भाई उसे ना डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और मुश्किल परिस्थिति का सामना किया और वो डेंटिस्ट के पास चला गया। अगर आपने कभी सबसे दर्दनाक ट्रीटमेंट झेली है ना, तो ये समझ लो वो डेंटिस्ट की है। वो जब ड्रिल लेके दांत में छेद करता है उस समय तो दर्द होता नहीं है, क्योंकि वो तो सुई हुई लगा देता है। लेकिन जब आप घर पे आते हो ना, तो भाई साहब ये मान लो या तो रो दोगे, अगर रोगे नहीं ना तो कुछ बाकी भी नहीं रहेगा। हालत इतनी खराब कर देते हैं वो। अंडर द वाटर, है ना, अंडर द सॉरी अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब भाई अंडर द वेदर का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये देख लो कि मौसम के नीचे होना, मौसम के नीचे होना मतलब मौसम की मार लग जाना। मतलब मान लो अचानक से मौसम ठंडा हुआ, आप बीमार हो गए, तो आप क्या हो, अंडर द वेदर हो, है ना। ऐसा मत समझ लेना कि हाँ सर्दी में अच्छा महसूस हो रहा है तो मैं अंडर द वेदर हूँ। सर्दी में आप बीमार हो गए, गर्मी में आप बीमार हो गए, हैजा हो गया धूप की वजह से, तो आप क्या हो, आप अंडर द वेदर हो, आप इल हो, है ना, फीलिंग इल। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। मैं आज थोड़ा अंडर द वेदर महसूस कर रहा हूँ, मतलब आज मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ। यानी भाई यही है कि वेदर का शरीर पे असर हो जाना क्या होता है, अंडर द वेदर। हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब आप ऐसे समझते हो कि आप पूरे दिन पढ़ते हो, आपको पता है पढ़ाई बहुत थका देने वाली होती है, दिमाग बहुत ज्यादा थक जाता है। तो हिट द सैक का मतलब क्या होता है, जैसे बिछावना में जाके बैठो रहे, मतलब सीधा ही हिट के ना कर दिया, बिछावना ने हिट कर दिया, यानी
सीधे ही सोने जाना यानी हिट द सेक। तो देखो गो टू स्लीप, हिट द सेक का मतलब होता है गो टू स्लीप यानी बिछावना में जाना। सेंटेंस में उसका उपयोग है आई एम एग्जॉस्टेड, टाइम टू हिट द सेक। आज भाई मैं थका हुआ हूं, अब टाइम है सोने का। गो बनानास, गो बनानास का मतलब होता है, देखो बनाना कौन खाते हैं जानवरों में, भाई क्या खाते हैं, कौन खाते हैं, बंदर खाते हैं। आप मान लो 10-20 बंदर है, उनको एक इतना बड़ा बनाना का मतलब बठल या गंठल ला के दे दो, है ना, तो वो पागल हो जाएंगे खुशी से, है ना। तो गो बनानास का मतलब क्या होता है, पागल हो जाना, है ना। बिकम क्रेजी और वेरी एक्साइटेड, मान लो आपने एग्जाम दिया पटवारी का, आपका सिलेक्शन हो गया, तो जब आपको ये न्यूज मिलेगी ना, तो आप क्या हो जाओगे, गो बनानास, यू विल गो बनानास, मतलब आप खुशी से पागल हो जाओगे। आप अपनी मम्मी के मतलब गले लग जाओगे, पागलों की तरह चीखने लग जाओगे, खुद के कपड़े फाड़ दोगे। लड़कियां ऐसा मत करना, सिर्फ लड़के फाड़ सकते हैं कपड़े, ठीक है। सेंटेंस में उपयोग है द फैन वेंट बनानास व्हेन द टीम वॉन। ये तब होगा जैसे मान लो फिलहाल आईपीएल चल रहे हैं, अगर आरबीसी, है ना, रॉयल सॉरी आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, है ना, जब आईपीएल जीत जाएगी ना, तो उसके फैन है ना जो इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो क्या होंगे, दे विल गो बनानास, वो पागल हो जाएंगे, है ना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी रिवील ए सीक्रेट अनइंटेंशनली, वही बात है कि गलती से कोई राज खोल देना। मान लो बिल्ली है, अब मान लो आप कहीं ऐसी होटल में हो जहां पेट्स अलाउड नहीं हो, पालतू जानवर अलाउड नहीं हो, लेकिन आपने बिल्ली को बैग में छुपा के ले गया, है ना। अब वो बिल्ली बाहर आ गई तो मतलब क्या हो गया, मतलब तो बिल्ली को तो कुछ समझ में आता नहीं है, बिल्ली बाहर आ गई तो आपका तो राज खुल गया ना, बिना चाहते हुए भी राज खुल गया। तो बिना चाहते हुए राज खोलना मतलब लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी रिवील ए सीक्रेट अनइंटेंशनली, बिना चाहते हुए भी कोई राज खोल देना। सी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द वेडिंग, भाई साहब उसने राज खोल दिया अपनी शादी का बिना चाहते हुए भी। देखो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। पुल समवन्स लेग, आज की सोसाइटी में बहुत होता है किसी की टांग खींचना। ये टांग खींचना वो वाला नहीं है कि कोई सक्सेस हो रहा है आपने पीछे से टांग खींच ली, उसको नीचे गिरा दिया, है ना, उसका मतलब जो भाई वो जो सक्सेसफुल हो रहा था भाई उसकी वो जर्नी रोक दी, है। इसका मतलब होता है जब आप 3 दोस्त बैठे रहते हो, 2 दोस्त मिलकर जो तीसरे दोस्त की शान ले रहे होते हो ना, वो होता है कि भाई किसी की टांग खींचना, यानी भाई किसी का मजाक उड़ाना, हंसी मजाक करना मतलब टांग खींचना। जोक और टीज, आर यू सीरियस और जस्ट यू पुलिंग माई लेग, कि भाई तू सीरियस है या तू सिर्फ मेरी टांग खींच रहा है। मान लो आपका वही बात है, फिर से पटवारी में सिलेक्शन हो गया, आपके आप सीधे अपने दोस्त के पास गए कि यार अच्छी न्यूज सबसे पहले उसे दूंगा, तो अब उसे आपने जाके कहा कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो कहेगा भाई तू सच बोल रहा है, तू मजाक कर रहा है ना, तो वो क्या कहेगा, आर यू सीरियस और आर यू जस्ट पुलिंग माई लेग, इस तरह से। द बॉल इज इन योर कोर्ट, देखो ये सेंटेंस फिर से आपकी पटवारी की भर्ती पे लागू होता है कि अभी भी आपके पास टाइम है, अब फैसले करने की बारी आपकी है कि आपको सीरियसली पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर आप दिन के 15 से मतलब 14 से 15 घंटे खींच रहे हो ना, इसका मतलब आप सीरियस हो। अगर नहीं खींच रहे हो तो भाई साहब देखो लल्ला चिप्पी होगा, वो नहीं अपना पास, सीधी सीधी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा कि सिलेक्शन का चांस को नहीं है अगर जोर नहीं लगा रहे हो तो, है ना। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट यानी फैसले करने की बारी अब तुम्हारी है। द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है अब फैसले करने की बारी तुम्हारी है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। तो देखो अब मैंने क्या, ये सेंटेंस मैंने अपनी तरफ से बताया है, आई डन माई पार्ट, मैंने अपना पार्ट निभा दिया, यानी मैंने आपको ये इडियम एंड फ्रेजेस दे दिए। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब बॉल है वो तुम्हारे कोर्ट में है कि तुम्हें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ना, एज सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी होना, है ना, तो वो क्या करती है, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, एक हाथ और एक टांग लग जाता है उसे खरीदने में। जैसे आईफोन के लिए होता था, पहले होता था अब नहीं होता। अब तो लोग ये मान लो दिन के ना 32-32 33-33 रुपए दे के ईएमआई पर आईफोन ले लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि आईफोन बहुत महंगा था और सिर्फ जो धनवान लोग होते थे, जो मतलब वेल ऑफ होते थे, जिनके परिवार में लोग अच्छा खासा कमाते हैं, वही आईफोन ले पाते थे। तो क्या होगा, बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होना। दिस डिजाइनर बैग कॉस्ट मी एन आर्म एंड लेग, देखो आपने असली वेल्थ देखी नहीं है, मतलब आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि आपको पता है महंगी चीजें क्या होती है। कपड़े कभी महंगे नहीं होते, कपड़े ज्यादा से ज्यादा कितने महंगे आ जाएंगे, 1 लाख की शर्ट आ जाएगी, 5 लाख की शर्ट आ जाएगी। सबसे महंगी होती है घड़ियां, 25 करोड़, 40 करोड़, 400 करोड़, इतनी महंगी महंगी घड़ियां आती है। जैकब एंड को, पेटेक फिलिप, रोलेक्स का तो आप सभी ने नाम सुना होगा, लेकिन ये जो मैंने 2 नाम दिए ना उससे पहले, ये रोलेक्स के भी बाप है ना। जो रोलेक्स खरीदते हैं ना वो भी इन घड़ियों के सपने देखते हैं, है ना, जैकब एंड को के, पटेक फिलिप के और स्कल वगैरह के इनके। ब्लो ऑफ सम स्टीम का मतलब अपनी एनर्जी या गुस्सा है ना वो कहीं निकालना।
मान लो आज आपकी आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, उसने आपको खरी खोटी सुना दी, तेरे पास पटवारी को एग्जाम क्लियर हो गया, कौन नहीं तू मेरे घर शादी को रिश्तो लेके आ, वो तेरा डोर देखा के मुंह करे मांझड़ो पिपो वेचू, मान लो थाना बात कर दी, अब थान गुस्सा आ गयो थे गया जिम पंचिंग बैग होगा ना पेपर दे मुक्का थे के गिरो थारो गुस्सा रिलीज कर दियो है ना, शांत हो गया, हाँ अब जी सो रहा है। तो ये क्या है, ब्लो ऑफ सम स्टीम, यानी कुछ गुस्सा, या मान लो पबजी खोला आपने, दे मतलब सामने वाले की मार मार के हालत खराब कर दी, चिकन पे चिकन डिनर किए जा रहे हो। मेरे को एक बात समझ में नहीं आता यार, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो कैसे पबजी खेलते हैं, एंड में वो थोड़ी कहेंगे कि यार चिकन डिनर कर लिया, मजाक कर रहा हूं, है ना। रिलीज एंगर और एनर्जी। अब इसका वाक्य में उपयोग देख लो, ही वेंट फॉर ए रन टू ब्लो ऑफ सम स्टीम, वह भाई दौड़ने चला गया ताकि कुछ अपनी एनर्जी या कुछ अपना जो गुस्सा है वो रिलीज कर सके। जंप द गन का मतलब है जरूरत से जल्दी एक्ट कर देना, है ना। मान लो कि जैसे है कि मान लो आपने स्टॉक में रुपए लगाए, अब आपसे सब्र नहीं हुआ, स्टॉक महंगे होने से पहले ही आपने ना उसे बेच दिया और अगले दिन ही वो महंगा हो गया, तो आपने क्या किया, यू जंप द गन, यानी आपने ज्यादा जल्दी एक्ट कर दिया, टाइम से पहले एक्ट कर दिया, यानी एक्ट टू सून, है ना। सेंटेंस है ही जंप द गन एंड अनाउंस इट अर्ली, भाई उसने ना जरूरत से ज्यादा जल्दी एक्ट कर दिया और जो मतलब खबर थी ना उसे टाइम से पहले ही अनाउंस कर दिया, है ना। थ्रो इन द टॉवल, देखो मैं अपनी ज्यादा तारीफ तो नहीं करूंगा, वैसे मैं कर लेता हूँ, मजा आता है मेरे को, लेकिन ये मान लो कि जब तक मैंने ये पटवारी की वीडियो नहीं डाली थी ना, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने तो टॉवल डाल दिया था, यानी दे थ्रो द दे थ्रो द टॉवल, मतलब उन्होंने हार मान ली थी इंग्लिश में कि भाई इंग्लिश को तो छोड़ देंगे, ये 20 नंबर गए और किसी में बना लेंगे, लेकिन मैंने वादा किया कि मैं आपको आसानी से इंग्लिश पढ़ाऊंगा और वो मैं कर रहा हूँ, मीनिंग टू गिव अप, यानी हार मान लेना। आफ्टर मेनी ट्राइज शी थ्रू इन द टॉवल, भाई बहुत सी कोशिशों के बाद उसने शादी कर ली। यही होता है भाई, लड़की 2 एग्जामों में पास नहीं हो, घर वाले शादी कर देते, लड़के का उल्टा है, बेचारा पास नहीं हो तो उसकी शादी नहीं होती है ना, उसका उल्टा है, मतलब लड़कियां जिस चीज को अवॉइड करने के लिए नौकरी लग रही है ना कि उनकी शादी जल्दी नहीं हो, वो इसलिए नौकरी लगती है, लड़के उस चीज को पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि भाई उनकी शादी जल्दी हो जाए, है ना। तो मतलब भाई वो तब वो मेहनत करते हैं। देखो इसके पीछे एक जोक भी है, मतलब कि कोई नॉन राजस्थानी होता है, मतलब राजस्थान के बाहर का बंदा होता है, वो किसी राजस्थानी से पूछता है, आपके और मेरे जैसे तैयारी करने वाले से पूछता है कि यार तुम तो राजस्थान से हो, तुम्हारे तो बाल विवाह होते ही होंगे, तो आप दुख करते हो कि यार दुख तिरक पे हाथ धर दिया, वही तो नहीं हो रहा। चलता है ना। गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है कि जितना आपको उम्मीद थी सामने वाले ने उससे ज्यादा मेहनत कर दी या आपने उससे ज्यादा मेहनत कर दी। मान लो कल ही मैंने वोकेबलरी की क्लास ली थी, तो देखो मैंने 200 सिनोनिम और एंटोनिम्स तो दिए ही दिए थे, साथ में मैंने प्लस 500 वोकेबलरी की लिस्ट और दी थी, 500 सिनोनिम और एंटोनिम्स लिख के और दिए थे आपको। तो मैंने क्या किया, आई वेंट फॉर यू एन एक्स्ट्रा माइल, यानी मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा माइल चला, यानी मैंने आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की। डू मोर देन एक्सपेक्टेड, शी गोज टू द एक्स्ट्रा माइल फॉर हर कस्टमर, भाई वो अपने कस्टमर के लिए क्या करती है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करती है। सिट टाइट, यानी सब्र करना, है ना। अब आप पागल लोग इधर लगे पड़े हो, सर क्लास डाल दो क्लास डाल दो क्लास डाल दो, देखो अच्छी चीज के लिए टाइम लगता है, जुटानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है ये बाकी बड़ी बड़ी यूट्यूबरों की तरह मेरे को तैयार मिलती, ये सारी चीज है ना जो ये मतलब पीपीटी वगैरह है, ये साइड में मेरा लोगो लगाना है, ये लिखना है, इनको कुछ को मतलब टेढ़े मेढ़े करना और कुछ को सीधे करना, ये सारे काम मैं खुद करता हूँ। तो पहले तो मैंने कॉपी में नोट्स बनाने पड़ते हैं, है ना, फिर मेरे को ये पीपीटी बनानी पड़ती है, फिर मेरे को इनको टाइप करना पड़ता है। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा टाइम लगता है, आप इतना सा मैसेज टाइप करते हो आपको 1 मिनट से ज्यादा लग जाता है। तो मैंने तो करीबन ये मान लो कि 200 ईडीएम टाइप किए, और देख लो एक ईडीएम के पीछे मैंने उसका मतलब बताया और उसका सेंटेंस में यूज बताया, तो मेरे को कितना टाइम लगा होगा, है ना। चलते हैं। सिट टाइट का मतलब होता है आराम से बैठो, इंतजार करो। सिट टाइट विल गेट टू यू सून, कि भाई मान लो आप किसी जगह दिक्कत में फंसे पड़े हो, या मान लो आपका रास्ते में आपकी स्कूटी का या आपकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, आपने पापा को फोन किया या आपने अपने दोस्त को फोन किया कि भाई आजा पेट्रोल खत्म हो गया, तो आपके दोस्त क्या कहेगा, सिट टाइट आई विल गेट टू यू, कि भाई तू आराम से बैठ, मैं आ रहा हूं तेरे को लेने। हिट द नेल ऑन द हेड, है ना। डिस्क्राइब समथिंग एग्जैक्टली, मतलब कि किसी चीज को इस तरह से समझा देना कि वो परफेक्टली सामने वाले के समझ में आ जाए जैसा आप उसको समझाना चाहते हो ना। सी हिट द नेल ऑन द हेड विथ हर कमेंट, कि भाई उसने अपने कमेंट से क्या किया, एकदम एग्जैक्ट बात समझा दी। आगे चलते हैं। फेस द म्यूजिक,
अब देखो कोई गलती कर दी आपने, अब मम्मी पापा सुनाने लग रहे हैं, तो आपको क्या है, जल्दी भींच के सुनना पड़ेगा ना यहाँ, मतलब क्यों, आपको पता है आपकी गलती, आप कुछ बोल सकते नहीं, तो आप क्या करते हो, चुपचाप सुनते हो। तो वो क्या है, फेस द म्यूजिक, यानी क्रिटिसिज्म को झेलना है, या भाई रोड़ा सुनना, अगर मारवाड़ी में बताऊं तो। मीनिंग है एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, कि अब जो गलती हो गई, जो हो गई देखा जाएगी, वो वाली बात है। और जब देखने की बात आती है ना, ये वो वाला सीन है कि फेस द म्यूजिक, अब देखना पड़ रहा है। वो कह रहे थे ना कि यार पढ़ते समय तो कह रहे थे कि यार नहीं पढ़ेंगे, देखे जाएगी, लेकिन अब जो हो रहा है ना वो देखा जा नहीं रहा, ये दिक्कत आ रही है। ही मस्ट फेस द म्यूजिक फॉर हिज एक्शन, भाई जो इसने गलतियां की है ना उसके लिए इसको डांट पड़नी चाहिए। मैं एक सांस बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। मैं रोज है ना जैसे एक एक दो दो बोतल पी जाता हूँ, तो आज घर वालों ने यही ला के छोड़ दिया मेरे पास कि तेरी मर्जी है उतना पानी पी। आगे चलते हैं, है ना। ड्राइव समवन अप द वॉल, कि किसी को भाई दीवार पे चढ़ा देना, मतलब अनॉय समवन अलॉट, यानी किसी को इतना परेशान करना, इतना उसको इरिटेट करना कि भाई उसका दिमाग खराब हो जाए, वो अपनी मतलब जो सब्र की हद है ना उससे पार हो जाए, सट धारे एक सट्टू घस दे, एक थप्पड़ मार दे, मतलब किसी को बहुत ज्यादा इनोय करना। द लाउड म्यूजिक ड्रो मी अप द वॉल, कि भाई जो पड़ोसियों के तेज गाने बज रहे थे ना, एक तो इंग्लिश ही कौन समझ में आवे, ऊपर से पड़ोसी और हुआ मचा रहे, मतलब पड़ोसियों ने और तेज रोला शोला कर रखा है, तो भाई उससे मैं तो एनोय हो गया, मेरे को तो गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा। पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट, मतलब अपने सारे पैसे एक ही इन्वेस्टमेंट में लगा देना, अपने सारे पैसे एक ही कोज में लगा देना, और ये चीज गलत होती है। मान लो आपके पापा ने पूरी जिंदगी मेहनत की, वो रिटायर हो गया है, वो 50 लाख लेके आए। अब आपने कोई बिजनेस प्लान सोचा कि ऐसे करके ऐसे कर लेंगे और बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, और आपके सारे पापा के पैसे लगा दिए, 1 महीने के बाद वो सारे पैसे डूब गए, तो अब ना तो पापा के पास कुछ बचा ना आपके पास कुछ बचा। तो ये अंग्रेजी में कहावत है कि डोंट पुट योर एग्स, नहीं सॉरी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, की सारे अंडे ना एक ही बास्केट में मत डालो, वो बास्केट गिरेगी तो सारे अंडे एक साथ फूट जाएंगे, यानी मतलब अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो, कहने का मतलब ये है। रिलाई ऑन वन सिंगल प्लान, एक ही प्लान पे टिके रहना, ये काम नहीं करना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफाई, मतलब अलग अलग चीजों पे काम करो, है ना। कट द कॉर्नर्स, कट द कॉर्नर्स का मतलब होता है क्वालिटी कम करना किसी चीज की, है ना। डू समथिंग बैडली टू सेव टाइम और मनी, आपने देखा होगा कि आप सस्ते फोन लेके आते हो, यानी 10,000 के, 12,000 के, 15,000 के फोन लेके आते हो। अब देखो मैं इनको सस्ता कह रहा हूँ, बुरा मत मान लेना, लेकिन आज के टाइम में यही सच्चाई है, ये सस्ते फोन है, 15 से 20,000 तक के फोन सस्ते फोन होते हैं। तो अब इनमें इशू क्या आता है कि 1 साल तो ये अच्छे से चलते हैं, फिर 1 साल के बाद क्या होता है, इनके कैमरा धुंधले होने लग जाते हैं, ठीक है, फोन स्लो होने लग जाता है, डिस्प्ले पीली पड़ने लग जाती है। कारण क्या होता है, इनमें प्रोसेसर सस्ते यूज किए हुए होते हैं, कैमरा के लेंस सस्ते यूज किए हुए होते हैं, तो वो टाइम के साथ पीले पड़ने लग जाते हैं, तो वो धुंधले हो जाते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कॉर्नर्स कट किए, यानी क्वालिटी कम दी है आपको। दे कट द कॉर्नर्स एंड बिल्ड ए वीक ब्रिज, भाई जैसे बिहार वगैरह में होता है कि भाई इतने, बिहार के हमारे चुरू में हुआ है, ब्रिज बनाया था, एक तो पुल बना था मुश्किल से, अब उसमें ही है ना इतने पैसे खा लिए लोगों ने कि वो 1-2 साल बाद पुल है ना बंद करना पड़ गया, वो टूट टूट के गिरने लगा, तो सिर्फ बाइक अलाउड है उसमें। अब फिर से वापस बन रहा है, तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि थोड़ा घूमने फिरने लायक बन जाए। तो इसका मतलब होता है क्वालिटी कम करना है पैसे बचाने के लिए। गो डाउन द रैबिट होल, मतलब गेट डीपली इन्वॉल्व्ड इन समथिंग ऑफन कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेंज, मतलब अब मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूँ कि कुछ लोग ये मानते हैं कि धरती है ना वो गोल नहीं है, फ्लैट है, मतलब एक प्लेट नुमा आकृति में। तो अब क्या है कि मान लो आप उस चीज पे रिसर्च करने उतर गए, तो आप एकदम डीप में जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, तो ये क्या होता है, ये रेबिट होल होता है, यानी किसी चीज में बिना मतलब में डीप जाना क्या होता है, रेबिट होल कहलाता है, जिसमें अलग अलग थ्योरियां आती हुई होती है। तो किसी चीज में इन्वॉल्व होना जो या तो अजीब हो या कॉम्प्लेक्स हो। आई वेंट डाउन ए रेबिट होल ऑफ हिस्ट्री वीडियो ऑन यूट्यूब, कि भाई मैं तो है ना, अब जैसे मान लो थोड़े दिन पहले चला था ये औरंगजेब वाला, तो आप डिटेल में जाए जा रहे हो, एकदम घुसते जा रहे हो कि औरंगजेब ने किया, वो सही किया, गलत किया, क्या किया, क्या नहीं किया, फलाना टिकड़ा। तो ये क्या है, ये रेबिट होल जा रहा है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये चीज आप ज्यादातर लोग कर रहे होंगे। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात मेहनत कर रहा। मान लो मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है कि मान लो पहले लोग चिमनी से पढ़ते थे,
तो रात तक पढ़ेंगे तभी तो वो मिडनाइट ऑयल कहलाएगा। तो मिडनाइट ऑयल को चलाने का मतलब होता है देर रात तक पढ़ना, है ना। वर्क लेट इनटू द नाइट सेंटेंस का उपयोग है शी बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर हर एग्जाम। शी नहीं, ही भी, दोनों ने मेहनत की है और दोनों क्या रात को मतलब लेट तक पढ़ते थे अपने एग्जाम के लिए। थ्रो समवन अंडर द बस, किसी को धोखा दे देना अपने खुद के फायदे के लिए, जो मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। जिस दिन आप सेक्रीफाइस करना सीख जाओगे ना और अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचने लग जाओगे, उस दिन लाइफ में मतलब बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत ज्यादा सुकून आ जाएगा, मतलब दिल राजी राजी रहोगे थारो। अब कोई को कुछ भलो हो जाए तो यार दिल में आग लग गया कार जो थारो यहाँ मतलब फक फक करे, बात चीज को नहीं होगी, मतलब बहुत अच्छा महसूस होने लग जाएगा जब आप खुद के फायदे से पहले दूसरे का फायदा करना सोच लोगे। अब मान लो आप और आपके भाई थे, वीडियो गेम खेल रहे थे, तो कुछ ऐसा हो गया कि टीवी खराब हो गया, तो जैसे ही पापा आए ना आपने सट देने से कहा दिया कि आज तो भाई है ना, भाई ने टीवी खराब कर दिया, मतलब खुद को बचाने के लिए अपने भाई को क्या किया, बस के आगे फेंक दिया, पापा के आगे फेंक दिया ना। तो थ्रो समवन अंडर द बस का मतलब होता है बिट्रे समवन फॉर पर्सनल गेन, किसी को खुद के फायदे के लिए बिट्रे कर देना। ही थ्रू हिज टीममेट अंडर द बस बट टू सेव हिमसेल्फ, उसने अपने है ना टीममेट को बस के नीचे फेंक दिया, यानी उस पर इल्जाम लगा दिया खुद को बचाने के लिए। क्या है, हिट द जैकपॉट, भाई अचानक सक्सेस को अचीव कर लेना, है ना। अचीव सडन सक्सेस। दे हिट द जैकपॉट विद देयर न्यू प्रोडक्ट, कि कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो अचानक से हिट हो गई। इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। जो पास पास कंपनी है ना, जिसकी ये आती है क्या बोलते हैं, सुपारी माउथ फ्रेशनर वगैरह आते हैं, इन्होंने जब है ना ये अपनी पल्स लॉन्च की थी ना, वो आती है ना गोली जिसके अंदर नमक भरा होता है, कंपनी की वैल्यूएशन अचानक अरबों में चली गई। वो कैंडी इतनी ज्यादा सक्सेस हुई, कंपनी को यहां से है ना यहां तक पहुंचा दिया मतलब उस प्रोडक्ट ने। तो मतलब उस कंपनी ने क्या किया भाई, हिट द जैकपॉट, कंपनी हिट द जैकपॉट, यानी भाई लॉटरी लग गई उनकी एक तरह से। अब देखो ये काम आपकी बहन या आपका भाई बहुत अच्छे से करता है। एड फ्यूल टू द फायर, यानी अगर मारवाड़ी में आपको इसको कहावत बताऊं तो आग में पुड़ो गेरनो, है ना। या आग में अगर हिंदी में बताऊं तो आग में घी डालना, यानी भाई कोई आप मतलब किसी दिक्कत में हो, आपके पिताजी आपको गाली दे रहे हैं, आपको सुना रहे हैं किसी टॉपिक पे, अब आपका भाई आगे दो बातें और बताता है, क्या सिर्फ ये नहीं, इसने सिर्फ बाइक का इंडिकेटर ही नहीं तोड़ा, वो पिछले साल जो हेडलाइट टूटी थी वो भी इसी ने तोड़ी थी, और वो फलानी जी की लड़की को भी छेड़ दिया था इसने। तो अब आपके पिताजी पहले तो सुना ही रहे थे, अब चप्पलों से आपकी सुनताई कर रहे हैं। तो आपके भाई ने आपके बहन ने क्या किया है, एड फ्यूल टू द फायर, है ना। क्या किया है कि भाई आग में घी डाल दिया। आगे चलते हैं। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, यानी चाटुकारिता करना, किसी को भाई बहुत मेहनत करना किसी को राजी करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए। ट्राई वेरी हार्ड टू हेल्प और प्लीज, मतलब किसी को प्लीज करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना। शी बेंट ओवर बैकवर्ड, है ना, टू ऑर्गेनाइज द इवेंट, कि भाई उसने ना मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की या चाटुकारिता की इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। शूट योर सेल्फ इन द फुट, इसका सीधा सीधा आपको हिंदी में मैं बता देता हूं, जो मुहावरा चलता है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना, यानी डू समथिंग दैट हार्म योरसेल्फ, कुछ ऐसा कर जाना जिससे खुद को ही नुकसान हो जाए, है ना। ही शूट हिमसेल्फ इन द फुट बाय क्विटिंग टू अर्ली, कि भाई उसने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली जॉब को जल्दी छोड़ के। प्ले इट बाय द ईयर्स, यानी जो होगा देखा जाएगा वाला सीन है ये, कि भाई कोई काम करना बिना किसी प्लान के, सीधे निकल पड़ना कि जो होगा वो देखा जाएगा, फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता, तो है ना, एक्ट विदाउट ए प्लान। विल प्ले इट बाय द ईयर एंड डिसाइड लेटर, कि भाई जो होगा वो देखा जाएगा बाद में डिसाइड करेंगे। गेट योर फीट वेट, अपने पैर गीले करने का मतलब है स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी किसी चीज को पहली बार करना। इसका मतलब ये है कि मान लो आप समुद्र के किनारे हो, आप आज तक समुद्र में उतरे नहीं हो, तो अब जब भी समुद्रों में पैर रखोगे तो पहले क्या होगा, पहले आपके पैर गीले होंगे, यानी आपने शुरुआत कर दी है समुद्र में उतरने की, यानी यू गेट योर फीट वेट, आपने अपने पैर गीले कर लिए। आई एम जस्ट गेटिंग माई फीट वेट इन डिजिटल मार्केटिंग, कि भैया आजकल मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू किया है मैंने। ऑन द क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन का मतलब होता है, अगर हिंदी में आप इसका मतलब निकालो तो सातवें आसमान पे होना,
ये बोल रहा है 90 बादल पे होना, मैं बोल रहा हूँ 7वें आसमान पे होना। ये इसका हिंदी अर्थ होता है, यानी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना। सेंटेंस का उपयोग है शी इज बीन ऑन द क्लाउड 9 शी गॉट द जॉब। ये आपके साथ भी होगा, जब आप नौकरी लग जाओगे तो 5-7 दिन तो है ना आपके चेहरे की स्माइल नहीं जाएगी, है ना, मेरे को मत भूल जाना। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ द सॉरी बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है बाल बाल बचना। मतलब एकदम मान लो कि ये कह रहा है कि दांतों की स्किन जितनी मतलब मार्जिन था उससे बच गए, यानी बहुत ही बाल बाल बच गए। जस्ट बेयरली यानी मुश्किल से बचे। ही पास्ड द एग्जाम बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, कि भाई एग्जाम में उसको पास करने के लिए चाहिए थे 33%, आपके आए हैं 33.1%, तो आप क्या है बाल बाल बचे हो, मेरे आए हुए हैं, टेंशन मतलब। आपको लगता होगा कि मैं मतलब हमेशा से भाई मेरे को इंग्लिश बैंकर आती है। ये मान लो कॉलेज के 2nd-3rd ईयर तक तो मेरे को ग्रामर का कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मैंने 2 साल इतनी शानदार मेहनत की ग्रामर में कि अब देखो, घमंड नहीं है और खुद की बहुत ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ग्रामर में तो कहीं से पूछ लो, है ना, वो वाली बात। मीनिंग है बी क्वाइट, पुट ए सॉक इन इट का मतलब है चुप होना। ही टोल्ड हिज नॉइजी ब्रदर, है ना, पुट ए सॉक इन इट। देखो आपने मूवीज में देखा होगा, जब भी किडनैपर किसी को किडनैप करता है तो वो क्या करता है, एक कपड़े को ऐसे ऐसे करके गट्ठा बना के उसका मुंह में दाब देता है ताकि वो चुप हो जाए। तो यही है कि पुट ए सॉक इन इट, यानी अपने मुंह में जुराब दाब लो, कहने का मतलब ये। टाई द नोट, भाई गांठ बांधना मतलब टाई द नोट का मतलब होता है गेटिंग मैरिड। आपने देखा होगा, आप लगभग लोग जानते हो कि जैसे अपने हिंदू मैरिज होती है उसमें जब फेरे लेते हैं तो लड़की का दुपट्टा लड़के की शेरवानी की दुपट्टे से बांध दिया जाता है ना, तो उनको एक रिश्ते में बांध दिया जाता है, तो दोनों को क्या बांध दिया गया है, तो टाई द नोट का मतलब होता है गांठ बांधना। तो वहीं आपको पता है दुपट्टों की गांठ बांधी जाती है, तो इसका क्या मतलब है, शादी होना, गेट मैरिड। दे आर प्लानिंग टू टाई द नोट नेक्स्ट मंथ, वो प्लान कर रहे हैं अगले साल अगले महीने शादी करने की, है ना। गो कोल्ड टर्की का मतलब होता है अचानक छोड़ देना। देखो आपको बताऊं, ये टर्की होती है ना, ये एक तरह से एक मुर्गी जैसी होती है, बड़ी मुर्गी होती है ना, मतलब मान लो मुर्गी इतनी बड़ी होती है ना, तो टर्की इतनी बड़ी होती है। अब इनके एक त्योहार आता है अंग्रेजों के थैंक्स गिविंग नाम से, उस पे ये क्या करते हैं कि वो टर्की बनाते हैं, इतनी बड़ी बनाते हैं, तो जब वो ठंडी हो जाती है ना तो वो खाई नहीं जाती, जबाड़े दुखने लग जाते हैं, मारवाड़ी भाषा में चिड्डी हो जावा। तो कोल्ड टर्की का मतलब होता है उसे लोग खाना छोड़ देते हैं। तो अब इसे मुहावरे के तौर में यूज लेते हैं, तो गो कोल्ड टर्की का मतलब होता है किसी काम को करना छोड़ देना, है ना। क्विट समथिंग सडनली, किसी काम को अचानक से छोड़ देना। सेंटेंस में यूज है ही वेंट कोल्ड टर्की ऑन स्मोकिंग लास्ट ईयर, भाई लास्ट में साल उसने ना स्मोकिंग छोड़ दी, तो स्मोकिंग के साथ उसने क्या किया, दे सॉरी ही गो कोल्ड टर्की ऑन स्मोकिंग। अगला है रेन ऑन समवन्स परेड। रेन ऑन समवन्स का परेड का मतलब आप इस तरह से ऐसे समझोगे कि किसी लड़की की शादी में बारिश हो जाना, तो भाई ये गलत चीज होती है, सारा किया कराया काम भी कर जाता है, लड़के की शादी में तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की की शादी में ये दिक्कत होती है ना। स्पॉइल समवन्स हैप्पीनेस, किसी की खुशी को मतलब स्पॉइल कर देना, खत्म कर देना। डोंट रेन ऑन माई परेड आई गोट प्रमोशन, मान लो आपके नौकरी लगी और कोई आके पटवारी तो लाके है देखी पड़ी है, मैं तो इसी नौकरी करूँ ही कौन, इज्जत तो मैं तैयारी कौन करी, क्या चुप, आवाज नीचे, है ना। मैं राज्यों में तो दिमाग खराब ना कर, 2 सट्टू लूंगा कान तड़ाई, होता है, जलने वाले ज्यादा होते हैं आपकी खुशी में खुश होने वालों से। हैव ए चिप ऑन योर शोल्डर, मतलब शोल्डर पे चिप होना यानी एक तरह से कोई टुकड़ा होना, इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को लेके गुस्सा होना है। बी एंग्री और डिफेंसिव अबाउट समथिंग, है ना। ही हैज ए चिप ऑन हिज शोल्डर अबाउट बीइंग ओवरलुक्ड, कि मान लो 5 लोग बैठे तो आपने 3 लोगों में से ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2 को तो ये बात बुरी नहीं लगी, लेकिन एक है ना इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, तो उसको क्या है, उसके शोल्डर पे चिप है इस बात को लेके कि उसे अनदेखा करना पसंद नहीं है ना, अनदेखा होना पसंद नहीं है। किक अप ए फस, यानी कंप्लेन लाउडली और मेक ट्रबल, भाई यही है कि किक अप ए फस का मतलब है फस क्रिएट करना, यानी भाई किसी चीज को लेके जरूरत से ज्यादा कंप्लेन करना। शी किक्ड अप ए फस ओवर द रॉन्ग कॉफी ऑर्डर, कि भाई किसी ने कॉफी का ऑर्डर किया होगा, ब्लैक कॉफी ऑर्डर कर दी होगी, उसने वो लाटे ला दी होगी, लाटे का मतलब होता है कॉफी में दूध डाल के लाना, भाई उसने बहुत ज्यादा मतलब वो नाटक करना शुरू कर दिया, वेटर को गालियां देनी शुरू कर दी, तो क्या है कि बहुत ज्यादा कंप्लेन करना।
बर्न योर ब्रिजेस यानी डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटीज परमानेंटली। मान लो आपके पिताजी और आपके चाचा जी के बीच में, या किसी के भी पिताजी और चाचा जी के बीच में जमीन को लेके विवाद है, तो अब आप उनके शादी में नहीं गए, वो आपकी शादी में नहीं आए, आप उनके खुशी के माहौल में नहीं गए, वो आपके खुशी के माहौल में नहीं आए, तो आपने क्या कर दिया, रिश्ते नाते खत्म ही कर दिए परमानेंटली। मतलब आपने जो आप दोनों के बीच में ब्रिज था ना, उस पे आग ही लगा दिए, जो बीच में पुल था उस पे आग ही लगा दिए परमानेंटली। तो अब इसका वाक्य में प्रयोग देख लो, डोंट बर्न योर ब्रिजेस विथ योर ओल्डर एम्प्लॉयज, कि अपने पुराने एम्प्लॉयर्स के साथ है ना, जो जो पुराना आपको जिसने नौकरी दी थी उसके साथ अपने रिश्ते खत्म मत करो। लेट स्लीपिंग डॉग लाइज का मतलब होता है अवॉइड करना ऐसे टॉपिक को जिसको लेके या तो पहले आपके बीच में झगड़ा हो चुका है, या मतलब झगड़ा हो सकता है, ऐसे टॉपिक को अवॉइड करना, है ना। अवॉइड रीस्टार्टिंग ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट, पुराने जोड़ों को मतलब मेटना भाई, उनको छेड़ना नहीं। डोंट ब्रिंग अप द पास्ट, लेट द स्लीपिंग डॉग लाइज, कि भाई पुरानी बातों को लेके मत आओ, सोते मतलब सोए हुए कुत्ते को सोने दो, कहने का मतलब ये। स्टिक टू योर गन्स का मतलब है कीप योर पोजीशन इवन अंडर प्रेशर, कि भाई हार मत मारना। स्टिक टू योर गन्स का स्टिक टू योर गन्स का मतलब होता है अपनी पोजीशन को हेल्ड करना। मान लो आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, अब दिक्कत आ रही है तो आप छोड़ के नहीं भागोगे, है ना। यू विल स्टिक टू योर गन्स, आप अपनी पोजीशन पे खड़े रहोगे और कंपनी को संभालोगे। ही स्टक टू हिज गन्स डिस्पाइट ऑपोजिशन, ये भाई उसे बहुत विरोध मिला लेकिन फिर भी वह अपनी जगह पे डटा रहा। नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब है मेरी चाय का गिलास नहीं होने का मतलब है कि ये काम मेरे बस की बात नहीं है ना। नॉट समथिंग ऑन वन लाइक्स, की कोई मतलब काम किसी को करना पसंद नहीं होता, या कोई काम कोई कर नहीं सकता तो वो क्या बोलेगा, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। उदाहरण से समझ लो, जैसे देखो ये सेम मेरी वाली चीज है, हॉरर मूवीज आर नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, आपको क्लियरली बताऊं, आप मुझे रात को कहीं भेज दो, कहीं रुकने को कह दो, आई डोंट इवन केयर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे से डरावनी फिल्में नहीं देखी जाती। वो सीन आता है ना, हीरो चल रहा है ना, अब वो पीछे देखता है, मतलब उसे पीछे कोई आवाज आती है, वो पीछे देखता है, पीछे कोई नहीं है, वो सामने देखता है तो अचानक उसे भूत दिखता है, वहां मेरी हालत खराब हो जाती है, मेरा ऐसे मतलब दिल है ना वो मुंह से बाहर आने लगता है। तो हॉरर मूवीज मेरे से नहीं देखी जाती। हैव बिगर फिश टू फ्राई, है ना, हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू सो, यानी कोई बड़ा हाथ मारने की फिराक में हो आप। आई कांट अटेंड द मीटिंग, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। मान लो आपके परिवार में या आपके मोहल्ले में दो शादी हैं, दोनों से आपके कार्ड आए हुए हैं, एक में खाना नॉर्मल बना हुआ है और एक में मान लो मटर पनीर वगैरह मतलब शानदार है, 50 तरह की सब्जियां हैं, 60 तरह की मिठाई हैं। आप कोई दोस्त आपको छोटी वाली शादी में जाने के लिए कहेगा तो आप कहेगा आई कांट गो देयर, आई हैव ए बिगर फिश टू फ्राई, यानी भाई मैं बड़े वाली शादी में जाऊंगा, कहने का मतलब ये। क्राई वुल्फ, ये पटवारी में दो बार आ चुका है। इसका मतलब होता है राइज ए फॉल्स अलार्म, झूठी चेतावनी देना या झूठा अलार्म बताना। जैसे ही क्राइड वुल्फ सो ऑफन दैट नो वन बिलीव्ड हिम, आपने बचपन में वो भेड़िए वाली कहानी सुनी होगी, वो लड़का इतना झूठा अलार्म देता है, इतना झूठा भेड़िए के बारे में बताता है लोगों को कि जब लोग उस पर यकीन करना ही बंद कर देते हैं, और जब सच में भेड़िया आता है तो कोई उस पर यकीन नहीं करता। ईट योर वर्ड्स, इसका हिंदी में मतलब होता है अपना थूका हुआ चाटना, अब थोड़ा अनहाइजीनिक है लेकिन मतलब अपने बातों को वापस निकलना, है ना। एडमिट यू वर रॉन्ग, भाई आपने जो कहा उस मतलब अपनी गलती मानना, है ना। शी हैड टू ईट हर वर्ड्स व्हेन हर प्लान फेल्ड, कि मान लो कि भाई उसे अपने है ना शब्द वापस गिनने पड़े, क्यों, क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया। यही मान लो कि आप और आपके दोस्त कोई क्वेश्चन को लेके जिद रहे हो कि इसका उत्तर ये होगा और आपका दोस्त कर रहा है इसका उत्तर ये होगा, तो जब आप किसी बड़े मतलब टीचर या किसी भी ज्यादा नॉलेज वाले के पास जाते हो जो आपसे ज्यादा जानता है और वो बता देता है कि हाँ इसका उत्तर ये होगा, तो अब जो आप दोनों में से गलत था ना उसे अपने शब्द है ना वापस लेने पड़ेंगे। होल्ड योर हॉर्सेस, यानी वेट और स्लो डाउन, आराम करो, शांत रहो, है ना, ऐसे मतलब पागल मत बनो, यानी भाई सब्र रखो, कहने का मतलब ये है। होल्ड योर हॉर्सेस, वी विल लीव इन ए मिनट, की भाई थोड़ी देर रुको, अपन कुछ ही देर में चलेंगे। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है कि भाई कोई ट्रेंड चल रहा है और आपने भी उस ट्रेंड को फॉलो कर लिया। मैं हमेशा इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि आज से करीबन 5-6 साल पहले एक फैशन चली थी, वो लड़कियां ऐसे करके ऐसे बाल रखती थी ना,
वो पफ बना के आती थी। तो वो क्या है, वो मतलब एक ऐसा फैशन था कि हर लड़की ने फॉलो किया था। तो उस फैशन को फॉलो करने का मतलब है लड़कियों ने क्या किया, बैंड वैगन पे जंप कर दिया, यानी जो ट्रेंड चल रहा था उस ट्रेंड को ज्वाइन कर दिया। आजकल वो जिबली आर्ट वाला चल रहा है ना, जिबली आर्ट चल रहा है, तो हर किसी ने अपनी वैसे फोटो बना बना के लगाई। तो वो क्या, उन लोगों ने क्या किया, दे जंप द बैंड वैगन, यानी उन्होंने ट्रेंड को फॉलो किया। ज्वाइन ए ट्रेंड और एक्टिविटी, नो एवरीवन जंपिंग ऑन द फिटनेस बैंडवैगन, है ना, समझ गए होंगे। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक, कि आपने उम्मीद ही नहीं की थी और वो काम हो जाए। मतलब आपका दोस्त अचानक छुट्टी आ जाए, मान लो आपका दोस्त कोई फौज में है, आप सुबह उठ के बाहर निकलो और वो आपको बाहर खड़ा मिले, तो वो क्या है, आउट ऑफ द ब्लू है, यानी अचानक हो गया। ही कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर ईयर्स 5 ईयर्स, कि उसने 5 साल बाद मेरे को अचानक से कॉल कर लिया। पुट योर फुट इन योर माउथ, अपना पैर अपने मुंह में देने का मतलब है से समथिंग एम्बेरेसिंग और रॉन्ग, कि भाई कुछ ऐसा कह देना जो या तो मतलब एम्बेरेसिंग हो या गलत हो। आई रियली पुट माई फुट इन माई माउथ एट द डिनर, ये भाई डिनर के समय मेरे ने कुछ ऐसी बात कह दी जो भाई मेरे को करनी नहीं चाहिए। याद है कि कभी कभी रात को सोते समय आपको कुछ ऐसी बातें याद आती, आपका मुंह अचानक ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे करी, यार ये क्या बोल दिया था मैंने, या ये क्या कर दिया था, ये तो नहीं करना चाहिए था ना, वो वाली बात है। थ्रो योर हैट इन द रिंग का मतलब होता है इंटर इन ए कॉम्पिटिशन, यानी आपने फॉर्म भरा है तो आपने क्या की है, यू थ्रो योर हैट इन द रिंग, यानी आपने क्या किया है कि भाई कंपटीशन में इंटर कर लिया है आपने। ही इज थ्रोइंग हिज हैट इन द रिंग फॉर स्टूडेंट इलेक्शन। अगला अपना इडियम है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि ए गुड थिंग सीम्ड बैड एट फर्स्ट, यानी कोई अच्छी चीज जो पहले आपको बुरी लगती है, यानी कि भाई मान लो आप कोई सी एग्जाम, मान लो पटवारी की आज आप तैयारी कर रहे हो और ऐसा न हो, लेकिन मान लो आपका सिलेक्शन ना हो, है ना, और फिर आप है ना आरएस की तैयारी करो और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, तो अब आप क्या मानोगे, यार अच्छा हुआ कि यार पटवारी में है ना सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो क्या थी, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, कि एक अच्छी चीज थी लेकिन जो आपको बुरी लग रही थी, है ना। A good thing that seemed bad at first, है ना। Losing that job was a blessing in disguise. It led me to a better opportunity. कि भाई जब मेरी जॉब गई तो मेरे को बुरा लगा, लेकिन उससे अच्छा क्या हुआ कि मैं अच्छी कंपनी में जॉब लगा, तो वो क्या थी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आगे चलो। ए क्लोज सेव, यानी भाई बाल बाल बचना वही बात है। ए नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजर, यानी डेंजर से बचना। आई हैड टू आई हैड ए क्लोज सेव व्हेन ए स्पीडिंग कार नियरली हिट मी, कि भाई मैं तो बाल बाल बचा जब एक तेज कार मेरे पास से निकली। ए डाइम ए डजन, वही आईफोन वाला एग्जांपल, आईफोन वाला एग्जांपल, कि भाई गली गली में हो रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा हो जाना, वेरी कॉमन होना, चीप तो नहीं है लेकिन बहुत कॉमन है ना, वेरी कॉमन एंड चीप। प्लास्टिक टॉयज आर ए डाइम ए डजन इन द मार्केट दीज डेज, कि भाई जो प्लास्टिक टॉयज है वो बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं मार्केट में और बहुत ज्यादा है। देखो बाइट द बुलेट अपना हो चुका था तो ये अपन नहीं करेंगे। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन, मान लो आप हो और आपके जीजा जी आए हुए हैं, मान लो कोई लड़का और उसके जीजा जी आए हुए, तो बहुत है ना, दोनों मतलब बहुत देर तक चुप बैठे रहेंगे, फिर बेचारे जीजा जी हिम्मत करेंगे, बोलेंगे अच्छा आजकल आप तैयारी कर रहे हो, तो उन्होंने क्या किए, कन्वर्सेशन स्टार्ट किए, तो वो क्या है, आइस ब्रेकर है एक तरह से। ब्रेक द आइस है मतलब कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना एक लॉन्ग ऑकवर्ड साइलेंस के बाद। ही टोल्ड ए जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग, कि भाई उसने मजाक किया और उससे क्या हुई, बातें शुरू हो गई मीटिंग में। ये बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये भी अपन कर चुके हैं। कॉल इट ए डे का मतलब होता है, ये रीड के एग्जाम में आ चुका है। कॉल इट ए डे का मतलब होता है कि बस आज थक गए, मान लो आप रात को जब पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते आपने डिसाइड कर लिया कि बस आज बहुत हो गया, अब सोएंगे, तो आपने क्या किया है, कॉल इट ए डे, कि हाँ भाई आज का काम हो चुका है, अब जो भी करेंगे कल करेंगे। टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, आगे चलते हैं। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है अब पछतावत होवत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कि भाई कोई काम हो गया तो अब उसके पीछे रोने का क्या मतलब है। मान लो दूध है वो जब गिर चुका है, ढुल चुका है, तो अब उसके पीछे रोने का मतलब नहीं है। टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, की किसी ऐसी चीज पर रोना जिसे बदला नहीं जा सकता। आगे चलते हैं। कट द कॉर्नर्स, ये मैं आपको बता चुका हूं। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है समवन हु आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ द डिबेट। आप मतलब इसी किसी को भी जानते होगे जो क्या करता है कि बस उसको है ना बहस करने में मजा आता है, उसे पता है वो गलत है लेकिन वो आपको परेशान करने के लिए क्या करेगा, बहस करता रहेगा, तो वो क्या होता है, वो डेविल्स एडवोकेट होता है, यानी बस उसे बहस करनी है।
किसके लिए? भैंस के लिए। ये भी अपना हो चुका है, ये भी अपना, ये दोनों भी अपने हो चुके हैं ना, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, आउट ऑफ द ब्लू भी हो चुका है। पीस ऑफ केक का मतलब होता है कि बहुत आसान होना। देखो एक केक का पीस है, तुरंत खा लेना, कितना टाइम लगता है? 1 मिनट ही नहीं लगता। तो यानी कोई बहुत आसान काम है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि इंग्लिश है ना वो पीस ऑफ केक है, यानी इंग्लिश बहुत ज्यादा आसान है। द टेस्ट वॉज ए पीस ऑफ केक फॉर मी, कि मेरे लिए तो वो टेस्ट है ना वो पीस ऑफ केक था। पुल समवंस लेग हो चुका है, स्पिल द बीन्स हो चुका है? टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब है डोंट टेक इट टू सीरियसली। मतलब किसी चीज को ज्यादा सीरियसली मत लो। किसी को ये कहना हो तो अपन कहेंगे टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, है ना। टेक वट एवर ही से विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, कि भाई मान लो आपको कोई कोई बात सुना रहा है तो मैं कहूंगा अभी जवाब मत दो, अभी सीरियसली मत लो, है ना। टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ये बाद में जवाब देना, आप नौकरी लग जाओगे, अपने आप जवाब लग जाएगी। अंडर द वेदर हो चुका है अपना, है ना। बाय द लीव्स एंड द बाउंस का मतलब होता है जल्दी जल्दी। हिज बिजनेस इज ग्रोइंग बाय द लीव्स एंड द बाउंस। और आप लोगों की मेहनत से या आप लोगों के सपोर्ट से मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना वो भी लीव्स एंड बाउंस ग्रो कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो देखो अपने कुछ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 4000 होने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप है ना थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा और ज्यादा शेयर करो ताकि अपना चैनल ग्रो हो सके। फेस द म्यूजिक हो चुका है। गिव समवन ए कोल्ड शोल्डर या गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना। मान लो आप, मान लो कोई लड़की हो, आपको आपकी आपके बॉयफ्रेंड से या आपके आपके पति से या आपके आपके मंगेतर से लड़ाई हो गई है। अब वो आप मान लो रास्ते में चले, वो आपको मिल गया तो उसने आपको बतला लिया, तो आपने जवाब नहीं दिया, आप ऐसे निकल गए कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये क्या है? ये है कोल्ड शोल्डर देना। शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, वही वाली बात है जो मैंने कही है। इन हॉट वाटर का मतलब होता है कि भाई ट्रबल में होना, मुश्किल में होना। मान लो ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर आफ्टर कॉपिंग इन एग्जाम, की एग्जाम में कॉपी करने के बाद उसने अपने आप को हॉट वाटर में पाया, यानी ट्रबल में पाया। ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर फॉर लाइंग द बॉस, वही वाली बात है। जंप द गन हो चुका है। मिस द बोट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी मिस कर देना। मान लो आप पटवारी की तैयारी करना चाहते थे, बहुत मेहनत से करना चाहते थे, आप 4th ग्रेड की तैयारी करना चाहते थे, आप 2nd ग्रेड की तैयारी करना चाहते थे, लेकिन आपने फॉर्म ही नहीं भरा, तो आपने क्या कर दिया? बोट को मिस कर दिया, अपॉर्चुनिटी को ही मिस कर दिया आपने, वही वाली बात है। ऑन क्लाउड 9 हो चुका है। ऑन द फेंस का मतलब होता है अनडिसाइडेड, यानी भाई डिसाइड नहीं कर सकते। मान लो इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना, आप डिसाइड नहीं कर सकते, कर पा रहे, आप बीच में खड़े हो। तो ऑन द फेंस का मतलब होता है कि इस तरफ कूदना है, इस तरफ कूदना, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप तो बाढ़ पे खड़े हो, है ना। रीड बिटवीन लाइंस का मतलब होता है कि अंडरस्टैंड करना हिडन मीनिंग्स का। याद है आपके हिंदी के जो टीचर थे, वो जब कविता पढ़ते थे तो एक इतनी सी लाइन पढ़ते थे, वो कहते थे कि कवि कहना चाहता है, फिर आपको वो 1 घंटे तक ज्ञान देते थे। तो टीचर क्या करते थे? वो करते थे रीड बिटवीन लाइंस, लाइनों के बीच में पढ़ना, यानी छुपा हुआ मतलब पता लगाना। थ्रो इन द टॉवल हो चुका है। द बॉल इज इन योर कोर्ट हो चुका है। ब्रेक ए लेग हो चुका है। कॉस्ट एन आर्म इन ए लेग हो चुका है। इन द निक ऑफ द टाइम का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। मान लो पटवारी का फॉर्म खत्म हो रहा था रात को 12 बजे, आपने 11:50 पे फॉर्म भराया, यानी एकदम एंड टाइम पे। ये दो भी हो चुके हैं। आगे है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा करके बताना, एक्सैजरेट करना, है ना। डोंट मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, इट्स जस्ट नॉट ए बिग डील, कि भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, राई का पहाड़ मत बनाओ। सिट ऑन द फेंस हो चुका है। एड फ्यूल टू द फायर, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, ये भी हो चुके हैं। हिट द शेक भी हो चुका है। मेक एंड्स मीट का मतलब होता है कि भाई दोरा सोरा महीना निकालना, है ना। एंड जस्ट इनफ मनी टू लिव, कि भाई बस दोरा मतलब मुश्किल से महीना निकल जाए, सिर्फ इतना ही कमाना, क्या होता है? मेक एंड्स मीट। मेनी फैमिलीज स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट दीज डेज, की बहुत सी फैमिलियां हैं वो तो महीना भी नहीं गुजार पाती। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका, यानी किसी सिचुएशन, बुरी सिचुएशन से निकला और भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में फंस गया, तो क्या होगा? आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, फ्रॉम ए बैड सिचुएशन इनटू ए वर्स वन, कि भाई बुरी सिचुएशन से और ज्यादा बुरी सिचुएशन में गिरना।
क्विटिंग दैट जॉब पुट हिम आउट ऑफ द फायर इनटू द फ्राइंग पैन। वही वाली बात है। पुट ऑल योर बैग, यह आपने कर लिया है। रोम वॉजेंट बिल्ड इन ए डे, कि भाई रोम एक दिन में नहीं बना था, यानी अच्छी चीजें टाइम लेती है। कहने का मतलब यह है कि अच्छी चीजें होती है ना, वो टाइम लेती है, सब्र चाहिए होता है, तभी अच्छी चीजें जाके सक्सेस होती है। मतलब ये कहने का मतलब है, जैसे आप कह दो ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, शायद 16 साल लगे थे। तो वही बात है कि अच्छी चीजें एक दिन में नहीं होती, अच्छी चीजें टाइम लेती है। बी पेशेंट, रोम वॉजेंट बिल्ड इन ए डे। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी मान लो कोई सांड आपकी तरफ मारने आ रहा है और आपने उसकी सींग ही पकड़ ली है, यानी किसी बड़ी प्रॉब्लम को सामने से फेस करना है ना, हेड ऑन फेस करना। फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, पूरी सिचुएशन को बहादुरी से हैंडल करना। थ्रो लाइट ऑन, क्लैरिफाई और एक्सप्लेन, आपके एग्जाम में नहीं आता था पहले कि फलाने फलाने टॉपिक पे प्रकाश डालिए, गांधी जी की गांधी जी को जो यातना दी गई थी उन पे प्रकाश डालिए, मतलब थ्रो ए लाइट ऑन यानी प्रकाश डालिए। अप इन द एयर, है ना, अनसर्टेन और अनडिसाइडेड। अप इन द एयर का मतलब होता है कि हवा में, यानी डिसाइडेड नहीं है कि किस तरफ जाएगा। और ट्रैवल प्लान्स आर स्टिल अप इन द एयर, कि यार छुट्टी पे तो जाना है लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितनों को जाना है। वॉक ऑन एयर का मतलब होता है वेरी हैप्पी फील करना, यानी बहुत ही खुश होना। ही वॉज वॉकिंग ऑन द एयर आफ्टर प्रमोशन, वही बात है, नौकरी लगने के बाद आप तो हवाओं में चलोगे। योर गैस एज गुड एज माइन, कि भाई जैसा जितना तेरे को पता है उतना मेरे को पता है। आई डोंट नो इधर, मेरे को भी नहीं पता। मान लो आप पूछ लो कि सर पटवारी में कैसे पर्सन आएंगे, तो मैं कहूंगा योर गैस इज गुड एज माइन, कि भाई मेरे को क्या पता कौन से पर्सन आएंगे, जो जितना तुझे पता है उतना ही मुझे पता है, मैं तो पैटर्न बता सकता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ, है ना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है शुरू से शुरू करना, शुरू से शुरू करना, है ना। मान लो आप, ये मान लो कि आप, है ना, वो लिख रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो कंप्यूटर में, अचानक लाइट चली गई, पीसी बंद हो गया, तो अब आपको शुरू से लिखना पड़ेगा, तो आप क्या हो गए, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कि प्लान आपका फेल हो गया, अब आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है बातों को गोल गोल घुमाना। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है बातों को गोल गोल घुमाना, यानी कि भाई पॉइंट पे नहीं आना, है ना, अवॉइड करना किसी टॉपिक को। अवॉइड सेइंग समथिंग डायरेक्टली, किसी चीज को डायरेक्टली नहीं कहना, बातों को गोल गोल घुमाना। बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है सफर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, कि भाई जो आपने किया है अब उसकी जो दिक्कतें आ रही है उनको झेलना। ही बर्न हिज फिंगर बाय इन्वेस्टिंग इन फेक स्कीम्स, कि भाई गलत स्कीम में इन्वेस्ट करने से उसने अपनी उंगलियां चला ली। बाय द हुक और बाय द क्रूक, यानी बाय एनी नेसेसरी मीन्स, कि भाई शाम दाम दंड भेद लगा देना, यानी भाई जैसे भी हो आपको तो सक्सेस अचीव करनी है, यानी बाय द हुक बाय द क्रूक। शी वॉन्ट्स टू पास द एग्जाम बाय द हुक बाय द क्रूक, यानी भाई कुछ लोग होते हैं जो उनको मतलब नहीं होता कि नकल करनी पड़े, कॉपी करनी पड़े, पेपर खरीदना पड़े, कैसे भी करना हो पास करना है, तो वो कैसे लोग हैं, वो ऐसे है कि उनको एग्जाम पास करना है बाय द हुक और बाय द क्रूक, है ना। कॉल ए स्पेड, स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली, मतलब जिससे बात है बीसी बतानी। मान लो आपका दोस्त है, वो एकदम डार्क काला है, मतलब एकदम काले से काला है, और अब वो व्हाइट कलर के कपड़े पहन के आया है, अब वो कहेगा यार कैसा लग रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे सीधे सीधे, भाई सुरूप कौन लाग रहे हो, यानी कॉल ए स्पेड, है ना। जो मारवाड़ी में कहा जाता है कि जीवती माखी कौन गिट्टे जाए, यानी भाई बात को झूठ मत बोलना, जैसी बात है वैसी बता देना। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है काम के दौरान मरना, ड्यूटी के दौरान मरना। यही बात है कि मान लो कोई सेना का जवान है, वो अपने ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया, तो अपन क्या कहेंगे, द सोल्जर डाइड या मोर्टेड इन हार्नेस, यानी भाई शहीद हो गया वो हार्नेस में, यानी वो अपनी ड्यूटी के दौरान मरा। डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, डोंट डू द थिंग इन द रॉन्ग ऑर्डर। भाई बैलगाड़ी है, आप पहले बैल को लगाओगे उसके पीछे तो गाड़ी को लगाओगे, ऐसा थोड़ी है आगे गाड़ी को लगा दोगे पीछे बैल को लगा दोगे। तो ये यही कह रहा है कि घोड़े के आगे बग्गी मत रखो, घोड़े के पीछे रखो बग्गी, यानी किसी काम को गलत ऑर्डर में करना या गलत सीक्वेंस में करना। फेदर इनटू वंस कैप, यानी एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। देखो मैं फिर से अपनी तारीफ करूंगा थोड़ी सी, मैंने रीट के एग्जाम में कहा था मैं 88% ले 28% लेके आऊंगा, मैंने 29% लेके आया। अब मैं यही पटवारी में बोल रहा हूँ कि आपके मैं 10 के 10% ले आऊंगा, यानी जैसे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना
उसी कॉन्सेप्ट से पर्सन आएंगे। तो जब पटवारी का एग्जाम हो जाएगा ना, तो मेरी टॉपिक में एक पंख और लग जाएगा। समझ गए आप? गिव समवन ए रन फॉर देयर मनी का मतलब है कंप्लीट कंपीट स्ट्रांगली विद समवन, यानी किसी के को दांतों तले लोहे के चने चबा देना। कहने का मतलब ये है कि किसी को अच्छा खासा कंपटीशन देना, है ना। सी गेव द टॉप स्टूडेंट ए रन फॉर हिज मनी। गो डाउन इन फ्लेम्स यानी फेल स्पेक्टेक्युलरली। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है बुरी तरह से फेल होना, है ना। हिज बिजनेस वेंट डाउन इन फ्लेम्स ड्यूरिंग द रिसेशन, यानी मंदी के दौरान उसका बिजनेस है वो पूरी तरह से फेल हो गया। हैंड इन ग्लव मतलब इन क्लोज कॉर्पोरेशन, यानी मतलब बहुत ही निजी साथ गांठ में होना, है ना। द टू कंपनीज वर्क हैंड इन द ग्लव ऑल प्रोजेक्ट की, ये दोनों कंपनी है ना, ये हर प्रोजेक्ट में साथ साथ काम करती है। हिट द रूफ का मतलब होता है बिकम वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। माय फादर हिट द रूफ व्हेन ही सो माय ग्रेड्स, मेरे पिताजी ने जब मेरे ग्रेड्स देखे ना, तो वो तो सब गुस्से से पागल ही हो गए। इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी इन रिटन फॉर्म, भाई सफेद कागज पे आप काले पेन से लिखोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा। तो भाई कोई भी चीज है वो इन ब्लैक एंड व्हाइट में होने का मतलब है लिखित फॉर्म में होना। आई वॉन्ट द एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, कि भाई मैं एग्रीमेंट क्यों चाहता हूं, मैं एग्रीमेंट चाहता हूं ब्लैक एंड व्हाइट में। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है डिलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन, कि भाई कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कठोर दिल से या जानबूझकर। जैसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है तो बिना इमोशन के जो जानबूझ के जो मर्डर किया हुआ होता है ना, वो होता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर। सेंटेंस है द मर्डर वाज कमिटेड इन कोल्ड ब्लड, कि जो मर्डर था वो जानबूझ के किया गया था और बिना किसी सहानुभूति के किया गया था। इन फुल स्विंग यानी एट द पीक ऑफ द एक्टिविटी, यानी भाई चरम पे, किसी भी एक्टिविटी के चरम पे। द वेडिंग प्रिपरेशन आर इन फुल स्विंग, जो वेडिंग प्रिपरेशन है वो अपने पीक पे है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब ऐसे करता है आप कोई अच्छा काम करते हो तो ऐसे करते कि यार ये काम हो जाए बस, मतलब कीप योर फिंगर क्रॉस का मतलब होता है अच्छे के लिए उम्मीद करना। लास्ट शो का मतलब होता है द फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, कि मान लो आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब इंग्लिश इंग्लिश बाकी है, तो आप क्या कहोगे, इंग्लिश इज द लास्ट शो इन माय प्रिपरेशन, यानी जो आखिरी जो बीमारी है या आखिरी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इंग्लिश है। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है हर पॉसिबल वे ट्राई करना। मान लो आपने इंग्लिश सीखने के लिए हर पॉसिबल वे ट्राई किया है, तो आपने क्या किया है, यू टर्न एवरी स्टोन, हर पत्थर को पलट के देखा है आपने। मेक है वाइल द सनशाइन, कि टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि भाई जब मतलब अपॉर्चुनिटी हो तभी कोई चीज कर लेना। ये मान लो कि जैसे मान लो धूप में ही है ना, फसलों की कटाई कर लेना, क्योंकि बारिश होने के बाद आप कर नहीं सकते, है ना। तो मेक है वाइल द सनशाइन। ये नोट वंस कप ऑफ टी हो गया। ऑन द सेम पेज का मतलब होता है एग्रीमेंट में होना, यानी आपका दोस्त भी कह रहा है आप भी कह रहे हो कि दोनों को अपने को है ना पटवारी के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो आप दोनों क्या हो, ऑन द सेम पेज हो। पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है गो आउट एंड हैव फन, कि भाई आज तो है ना चूरू को लाल कलर कर देंगे, मतलब होता है मजे करेंगे, बाहर जाएंगे, ऐश करेंगे। पुट योर फुट डाउन का मतलब होता है अपनी बात पे डटे रहना, है ना। टेक ए फर्म स्टैंड। शी पुट हर फुट डाउन एंड रिफ्यूज टू डू एक्स्ट्रा वर्क। मान लो आपको कोई कंपनी है, आपका टाइम 5 बजे तक ही है, लेकिन आपकी कंपनी करी है 10 बजे तक काम करो, तो आपने क्या अपना फुट डाउन किया, आपने क्या किया कि नहीं नहीं मैं तो 5 बजे तक ही करूंगा, मेरा टाइम तो सिर्फ 5 बजे तक ही है। रूल द रूस्ट का मतलब होता है बी इन कंट्रोल, ही रूल द रूस्ट इन हिज ऑफिस। रूल द रूस्ट का मतलब होता है कंट्रोल करना लोगों को। स्मॉल फ्राई यानी अनइम्पोर्टेंट पर्सन और थिंग, के मतलब छोटे लोग। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है जो ज्यादा महत्व के ना हो। स्टील समवन्स थंडर का मतलब है टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडिया और अचीवमेंट। मान लो आप मेहनत आप कर रहे हो, पढ़ आप रहे हो, आप पास हो जाओ, कल को मैं कहूँ नहीं 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 पास तो मैंने करवाया था, इंग्लिश तो मैंने पढ़ाई थी, तो क्या कर रहा है, आपका क्रेडिट मैं ले रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपका जो थंडर है उसको स्टील कर रहा हूं। टेक ए बैक सीट का मतलब है टू बिकम लेस एक्टिव और गिव कंट्रोल टू अदर्स। जब आप गाड़ी में पीछे बैठ जाते हो तो आपके यहाँ कन्वर्सेशन का भी हिस्सा नहीं रहते, आगे वाले दो दोस्त ही बात करते हैं और वही गाड़ी चलाते हैं, आप रेस्ट कर रहे हो। तो यानी किसी भी एक्टिविटी में कम पार्ट लेना और किसी और को कंट्रोल दे देना। द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स यानी ऑल द एडवांटेजेस, कि मान लो आपका मान लो जैसे मेरा सबसे फेवरेट फूड है ना, जो मान लो बिरयानी है,
मेरे को सबसे बेस्ट तो बिरयानी पसंद है, और मेरा टीवी पे सबसे फेवरेट सीरियल चल रहा है, मैं दोनों को साथ में देख रहा हूँ, तो मैं दोनों जहां की सबसे बेस्ट चीजों के मजे ले रहा हूँ, है ना, वही बात है। सारे मतलब फायदे आपकी। ये है थ्रो द क्वेश्चन टू द विंड का मतलब होता है जो होगा वो देखा जाएगा, है ना, जो होगा वो देखा जाएगा मतलब है थ्रो द क्वेश्चन टू द विंड। एक होता है टू गुड टू बी ट्रू, की कोई चीज इतनी अच्छी हो ना कि आपको उसकी असलियत पर शक होने लग जाए। मान लो कि आपको अचानक लग रहा है, आपको अचानक आपका सिलेक्शन हो गया, अचानक आपने गाड़ी खरीद ली, अचानक आपकी एक सुंदर सी लड़की से शादी होगी, तो आपको क्या लगेगा कि यार ये कुछ कुछ ज्यादा ही सही नहीं चल रहा है क्या लाइफ में, तो अचानक क्या होगा, आपकी आंख खुल जाएगी, आपको पता चलेगा वो सपना था। टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब होता है इग्नोर समथिंग इन इंटेंशनली, है ना। मान लो कि कोई बच्चे हैं जो मेरे को कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाने के लिए कह रहे हैं जो उनके काम का ही नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, आई विल टर्न ए ब्लाइंड आई, यानी मैं अपनी आंखें फेर लूंगा उनसे, है ना, और मैं उस टॉपिक पे ध्यान ही नहीं दूंगा। अप इन आर्म्स का मतलब होता है एंग्री और अपसेट। अप इन आर्म्स का मतलब होता है गुस्सा होना, है ना। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है सर्वाइव ए डिफिकल्ट सिचुएशन। भाई जब आप तूफान को झेल लोगे तो आपने क्या किया, डिफिकल्ट सिचुएशन को ही तो झेला है ना। योर हैंड्स आर टाइड, यानी हाथ बंधे हो ना, आप चाह के भी एक्ट नहीं कर सकते, है ना। अनेबल टू एक्ट ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस। आगे चलते, अगला सिनोनिम है बिट ऑफ मोर देन यू कैन चू, कि भाई जरूरत से ज्यादा काम हाथ में ले लेना, या जितना तुम चबा ही नहीं सको उतना बड़ा टुकड़ा ले लेना। कहने का मतलब ये है टेक ऑन मोर वर्क देन यू कैन हैंडल, अपनी जरूरत से ज्यादा काम हाथ में ले लेना। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू विद द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, कि भाई जरूरत से ज्यादा काम हाथ में मत लो, वरना क्या होगा, तुम कर नहीं पाओगे। कोल्ड फीट का मतलब होता है नर्वसनेस और फियर। कोल्ड फीट का मतलब होता है नर्वस हो जाना। मान लो एग्जाम देने जा रहे हो और अचानक आप क्या मतलब पसीने आने लग जाते हैं, हालत खराब हो जाती है, तो वह क्या होता है, यू आर गेटिंग ए कोल्ड फीट, यानी आप नर्वस हो रहे हो। कट टू द चेस का मतलब होता है सीधे सीधे पॉइंट पे आना, है ना, गेट टू द पॉइंट। लेट कट टू द चेस एंड स्टार्ट द डिस्कशन, कि भाई बकवास मत करो, सीधे सीधे पॉइंट पे आओ, बात शुरू करते हैं। गेट ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब होता है कि भाई अपने किए का काम खुद ही झेलना, यानी फेस द सेम बैड ट्रीटमेंट एज यू गेव अदर्स। कि मान लो आपने किसी को इग्नोर किया, आप लोगों से घमंड से बात करते हो, तो जब आपसे घमंड से कोई बात करता है ना, तो आपको पता चलता है कि हाँ यार दूसरों को कैसा लगता होगा। हिट द बुक्स का मतलब होता है भाई मेहनत से पढ़ाई करना, स्टडी हार्ड। आई नीड टू हिट द बुक्स टू प्रिपेयर फॉर माई टेस्ट, मेरे टेस्ट के लिए मेरे को ना पढ़ाई करनी जरूरी है। इन ए नट शेल का मतलब होता है इन शॉर्ट, यानी भाई इन ए नट शेल का मतलब होता है समरी बता देना किसी चीज की, किसी चीज को जल्दी से समझा देना। इन ए नट शेल द प्रोजेक्ट वाज सक्सेस। ये जंप ऑन द बेड वैंगन हो चुका है अपना। नो द रोप्स का मतलब होता है बी फेमिलियर विद हाउ द थिंग्स वर्क। भाई रस्सियों का पता होने का मतलब होता है कि आपको पता होता है कि कोई चीज कैसे काम करती है ना। मान लो आपका वो दोस्त कहता है कि यार तेरे को बाइक चलाती है, तो आप कहोगे आई नो द रोप्स, यानी मेरे को पता है कि हाँ भाई बाइक कैसे चलाई जाती है। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, पुरानी बातों पे मिट्टी पाओ, यानी जो चीजें हो चुकी है अब उनको क्यों बात करना, पास्ट की बातों को पास्ट में ही रहने दो। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब होता है अपने काम से काम रखना। ये चीज लड़कियां बहुत ज्यादा यूज लेती है, जब भी कोई लड़का पूछता है मैडम जी आपको हेल्प चाहिए, तो वो क्या कहेगी, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने काम से काम रखो। नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक का मतलब होता है थोड़ा भोला होना, यानी अपने पूरे दिमाग का यूज न कर पाना का मतलब होता है नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक, यानी मेंटली अनस्टेबल और फुलिश, यानी थोड़ा दिमाग से पैदल या थोड़ा, है ना। someone has act like sorry sometimes he acts like he is not playing with a full deck। कुछ टाइम तो वो ऐसी हरकतें करता है कि लगता है कि यार उसके में दिमाग नहीं है। ऑफ द हुक का मतलब होता है फ्री फ्रॉम द ब्लेम और ट्रबल, कि मान लो यू आर ऑफ द हुक, यानी अब भाई जो प्रॉब्लम हुई थी जिसका इंजाम तुम पे लग रहा था अब वो नहीं लग रहा। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ द डेंजर, यानी भाई मुसीबत से बाहर होना। आउट ऑफ द वुड्स, देखो पुराने समय में क्या होता था, जंगल बहुत खतरनाक इलाका होता था, और आज भी जंगल बहुत खतरनाक इलाका है। और आपको पता है वुड्स यानी जंगल होता है ना, जब वुड्स हो इसका मतलब होता है जंगल, तो जंगल से बाहर होना है मतलब खतरे से बाहर होना। मान लो आप अपने दोस्त की बात कर रहे हो और बात करते करते वो अचानक आ जाए, तो व्हेन द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट अपीयर्स, कि जब आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो तो वो इंसान आ जाए, तो आप जैसे हिंदी में नहीं कहते कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, वही वाली बात है। द टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब है कि आपको प्रॉब्लम का छोटा हिस्सा ही देखना, है ना। ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिगर इशू, की बड़ी प्रॉब्लम का छोटा हिस्सा देखना।
द कंप्लेन आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि भाई जो तू कंप्लेन देख रहा है ना, ये तो आइसबर्ग का टिप है सिर्फ, मतलब ऊपर ऊपर का हिस्सा है, बाकी चीजें तो अभी देखनी बाकी है। टाइम फ्लाइज का मतलब होता है टाइम पास क्विकली, यानी आपको लग रहा होगा कि टाइम धीरे जाता होगा, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन असल में टाइम बहुत जल्दी जाएगा। ए पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होता है कि दूसरे के विचार भी जानना। आस्किंग समवन अबाउट व्हाट दे आर थिंकिंग, कि किसी से ये पूछना कि यार तू क्या सोच रहा है, ये बता दे इस सिचुएशन के बारे में। यू बीन क्वाइट ऑल इवनिंग, भाई तू पूरी शाम शांत शांत था। ए पेनी फॉर योर थॉट्स, कि बताएगा क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। ऑल इन द सेम बोट का मतलब होता है कि भाई सब एक ही सिचुएशन को झेल रहे हैं। मान लो किसी को इंग्लिश नहीं आ रही तो यू ऑल आर इन द सेम बोट, यानी तुम सभी लोग है ना एक ही सिचुएशन को झेल रहे हो। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड का मतलब होता है मिनटों में, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाए किसी ने कोई चीज करने के लिए कहा, आपने तुरंत कर दी, यानी एट द ड्रॉप ऑफ द हेड। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी गलत पेड़ पे भौंकना। भाई कुत्ता है वो गलत पेड़ पे भौंक रहा, मान लो गलती किसी और ने की है और आप सुना किसी और को रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप गलत पेड़ की तरफ भौंक रहे हो और आपको मतलब किसी ने कुत्ता भी कह दिया। बिहाइंड द क्लोज डोर का मतलब होता है कोई चीज है वो बंद दरवाजों के पीछे होना, मतलब चुपके होना या सीक्रेटली होना। द डील वाज मेड बिहाइंड द क्लोज डोर्स। अब होता है बर्ड आई व्यू का मतलब होता है कि कोई चीज ऊपर से कैसे दिखती है, आसमान से वो चीज कैसे दिखेगी, वो होगा बर्ड आई व्यू। ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव, है ना, जनरल व्यू फ्रॉम अबव। द ड्रोन गेव अस ए बर्ड आई व्यू ऑफ द सिटी, की भाई जो सिटी का वो जनरल व्यू दे दिया ड्रोन ने हमें, यानी सिटी ऊपर से कैसे देखती है ये बता दिया। ओहो लग गई यार, चलो आगे चलते हैं। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी चेंज मूड्स और ओपिनियंस ऑफन, यानी एक सेकंड में कोई बात करना, दूसरी सेकंड में कोई बात करना, है ना। बिना पेंदे का लोटा होना, यानी एक ही सांस में गर्म और ठंडी खींचना, कहने का मतलब ये। ब्रेक द बैंक का मतलब है स्पेंड टू मच मनी, कि भाई आई विल ब्रेक द बैंक ऑन माय ब्रदर्स वेडिंग, मैं अपने भाई की शादी पे हर कितो खर्चो करूंगा, एकदम बावड़ो ही हो जाऊंगा। कैरी द डे, यानी दिन को लिए फिरना, मतलब बी सक्सेसफुल, है ना, सक्सेसफुल होना। हर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कैरीड द डे, कि भाई उसका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है उसने उसको जिता दिया। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है मीट एक्सपेक्टेशंस, यानी उम्मीदों पे खरा उतरने का मतलब होता है कट द मस्टर्ड। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, यानी हर बुरे पीछे, मतलब हर बुरी चीज के पीछे अच्छा रीजन होता है, यानी हर चीज भले के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कहने का मतलब ये है। एवरी बैड सिचुएशन है समथिंग गुड, हर बुरी सिचुएशन कुछ अच्छे के लिए होती है। लूजिंग दैट जॉब वाज टफ बट एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, वही बात है। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है गेट एंग्री सडनली, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है कि भाई जल्दी से गुस्सा आ जाना। ही फ्लू ऑफ द हैंडल व्हेन आई करेक्टेड इट, कि भाई जैसे मैंने उसकी गलती को सुधारा उसे गुस्सा आ गया, है ना। गेट डक्स इन ए रो, भाई बत्तखों को लाइन में जचाना, मतलब बत्तखों को ऑर्गेनाइज करना। या गिव द ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि अप्रूव समथिंग, भाई हरी बत्ती दे देना, यानी किसी चीज को अप्रूव कर देना। गास्प एट स्ट्रो, है ना, ट्राई समथिंग अनलाइकली व्हेन डेस्परेट। ग्रास्प द स्ट्रो का मतलब होता है कि हर किसी चीज को ट्राई कर लेना जब आप, मतलब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, आप डेस्परेट हो। और हैव ए बोन टू पिक का मतलब होता है किसी चीज की कंप्लेन करना। हैव ए कंप्लेन, आपको मतलब किसी बहुत टाइम से किसी चीज की कंप्लेन है, अब आप उससे क्या कर रहे हो, अगले को बता रहे हो, यानी हैव ए बोन टू पिक। आई हैव ए बोन टू पिक विथ यू अबाउट द लेट फीस, की भाई लेट फीस के बारे में मेरे को एक शिकायत करनी है। तो इसी के साथ मैंने आपको 200 करवा दिए, इसमें और भी ज्यादा है ना, और भी ज्यादा है, वो आप देख लेना, मैं जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊं। पीडीएफ आपको मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल किड्स क्लासेस में, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और आज तो मतलब यानी ये वीडियो तो आपको कल मिलेगी, उससे पहले ही मैं लाइव क्लास ले रखूंगा। और किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताएं मेरे को टेलीग्राम पे। बाय बाय।